प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है और पाठ्यक्रम, विषय वस्तु और परीक्षा तीनों दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम की दृष्टि से अगर अपन देखें तो बीए द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र पूरा का पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित है। इसके छंद, इसके अलंकार, इसकी कथावस्तु, इसके श्लोक, इसके संदर्भ सभी कुछ महत्वपूर्ण है। साहित्यिक दृष्टि से तो इसका महत्व है ही, परीक्षा की दृष्टि से भी इसको हमें बहुत सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और कॉलेज की कंपटीशन में इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो मूल कथा वस्तु है उसका अध्ययन शुरू करने से पूर्व हम अभिज्ञान शाकुंतलम की जो सामान्य आधार भूमि है उस पर चर्चा करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। एक उनके बारे में कहावत प्रसिद्ध है, पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। के पहले कवियों की गणना प्रसंग में कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास, कनिष्ठिका जो सबसे छोटी उंगली है, सबसे पहले नंबर पर वो कालिदास का नाम आया। और आज भी उनके समान कोई दूसरा कवि न होने के कारण अनामिका, उसे अनामिका जो नाम दिया गया है वो सार्थक है, क्योंकि वह अपने एक नाम से ही प्रसिद्ध है, अपने एक नाम से ही प्रतिष्ठित है। तो इस दृष्टि से महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यद्यपि महाकवि भास, भारवी और हर्ष अपने अपने विषय के अद्वितीय कवि हैं, लेकिन जो रसों का परिपक्व, रसों का परिपाक कालिदास में हमें प्राप्त होता है, वो प्रायः इन तीन कवियों में वो स्थिति प्राप्त नहीं होती है। महाकवि कालिदास जैसा कि संस्कृत के अन्य कवियों, संस्कृत के विद्वानों, संस्कृत ऋषि मुनियों के बारे में एक तथ्य है कि इन्होंने अपने ग्रंथों में अपने बारे में कोई चर्चा नहीं की है। ऐसा ही महाकवि कालिदास के साथ है। इनके समय का, इनके मूल स्थान का और इनकी वंश परंपरा का हमें कोई आंतरिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, कोई तथ्यात्मक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। हाँ, विद्वानों ने इन्हें ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर के 300 ईस्वी, 600 ईस्वी तक के बीच में माना है। जो इसमें जो भारतीय परंपरा है वह प्रायः इन्हें प्रथम विक्रम सदी यानी विक्रमादित्य के सभाकवि के रूप में सम्मान देती है। इनका जो प्रमुख समय निर्धारक तत्व है, समय निर्धारण में जो प्रमुख भूमिका है, वो मालविकाग्निमित्रम जो इनका नाटक है वह निर्धारित करता है, क्योंकि मालविकाग्निमित्रम के जो पात्र हैं वो शुंगवंशीय पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र हैं और उनकी रानी मालविका, इन दोनों को आधारित करके वह नाटक बनाया गया है।
महाराज पुष्यमित्र और अग्निमित्र का समय ईसा पूर्व 150 ईसा पूर्व माना जाता है। इसलिए यह मानना चाहिए कि कालिदास का समय 150 ईसा पूर्व से पश्चात यानी ईसा पूर्व 150 के बाद का है। दूसरा, उनकी जो अपर सीमा हम निर्धारित कर सकते हैं कि महाकवि बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ आख्यायिका है हर्षचरितम में उनकी प्रशंसा में एक श्लोक लिखा है, निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरिष्वीव जायते। तो यह जो कालिदास की प्रशंसा में लिखी हुई उक्ति है, इसका समय 600 ईस्वी के आसपास माना जाता है, क्योंकि बाणभट्ट कन्नौज अधिपति सम्राट हर्षवर्धन के राज्याश्रित कवि थे और तो इस रूप में कालिदास का जो समय है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर और 600 ईस्वी के मध्य सिद्ध होता है। इसी प्रकार एक और संदर्भ प्राप्त होता है, सम्राट पुलकेशी द्वितीय के राजकवि हुए हैं रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने ऐहोल शिलालेख में अपनी तुलना कालिदास तथा भारवी के साथ की है। सब विजयताम रवि कीर्ति काविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति। तो एक तथ्य जो निकल के आता है कि इनका समय ईसा पूर्व 150 से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी 6वीं सदी के मध्य हो सकता है। जो प्रमुख भारतीय परंपरा है वह कालिदास को, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, विक्रमादित्य के समकालीन मानती है। और हम जानते हैं कि विक्रमादित्य ने शक राजाओं को पराजित करके शकारी की उपाधि प्राप्त की थी और उन्होंने ही विक्रम संवत आरंभ की थी। और कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ में कालिदास समेत विक्रमादित्य के नवरत्नों की सूची प्रदान की गई है। उसमें कहा गया है, धनवंतरि क्षपणकामर सिंह शंकुवेताल भट्ट घटकरपर कालिदासः ख्यातो वराहमेरो नृपते सभायां रत्नामि वै वररुचिर नवविक्रमस्य। इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि कालिदास का समय लगभग ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर ईसा की 6ठी शताब्दी के मध्य रहा होगा। अन्य जो विद्वानों के तथ्य हैं मैं आपको PDF में दे रहा हूं, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। हम जो आपको PDF दे रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि सभी पक्षों के मानने वाले विद्वानों ने अपने अपने पक्ष की स्थापना के लिए तर्क दिए हैं, लेकिन जो भारतीय मत है वो ये मानता है कि कालिदास महाराज विक्रमादित्य के सभा के नवरत्नों में से एक थे। आप इनका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। अब हम कालिदास के जीवन परिचय पर हल्की सी चर्चा करेंगे। जैसा कि समय के बारे में हमने देखा, समय की भांति ही कालिदास ने अपनी जन्मभूमि के बारे में भी कोई संकेत नहीं किया है। विद्वानों में उनके जन्म स्थान को लेकर के बहुत मतभेद हैं।
कुछ लोग उन्हें बंगाली कहते हैं, कोई मैथिली कहते हैं, कोई विदर्भ देशी कहते हैं, कोई कश्मीरी कहते हैं, कोई उन्हें उज्जैनी कहते हैं। लेकिन जो दो प्रसिद्ध मत हैं उनके अनुसार उन्हें कश्मीर निवासी अथवा उज्जैनी निवासी माना जाता है। डॉक्टर लक्ष्मीधर कल्ला ने अपने ग्रंथ कालिदास का जन्म स्थान में कालिदास को कश्मीर का निवासी माना है और वहाँ पर जो उन्होंने अब प्रमाण के रूप में मेघदूत की अलकापुरी के वर्णन को आधार माना है कि कश्मीर का निवासी ही इस तरह का वर्णन कर सकता है। इसी प्रकार डॉक्टर वासुदेव विष्णु मिरासी प्रभृति विद्वान मानते हैं कि कालिदास उज्जैनी के निवासी थे, क्योंकि उज्जैनी के वर्णन में उन्होंने जितना कुछ मेघदूत में लिखा है वह कवि अपने निवास स्थान के बारे में ही लिख सकता है, अन्य किसी के बारे में इतना नहीं लिखेगा। क्योंकि कालिदास उज्जैनी का वर्णन करते हुए इसे कांतिमान स्वर्ग का खंड तक कह देते हैं। रामगिरी से अलकापुरी जाने के मध्य में यदि सीधा मार्ग कालिदास अपनाते तो उसमें उज्जैनी जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कालिदास साग्रह मेघ को कहते हैं, यद्यपि वक्रः कि यद्यपि आपका मार्ग टेढ़ा होगा फिर भी तुम उज्जैनी अवश्य जाना। तो इस आधार पर विद्वानों का मानना है कि वो उज्जैनी के निवासी थे। शिक्षा दीक्षा के बारे में भी केवल कयास ही लगाए जाते हैं। जिस प्रकार से अपने ग्रंथों में रघुवंश में वशिष्ठ आश्रम एवं वर्तंतु आश्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम में कणु ऋषि का आश्रम का वर्णन किया है, उससे प्रतीत होता है और प्रोफेसर मिरासी का मानना है कि कालिदास किसी गुरुकुल में रहकर विधिवत विद्याध्ययी रहे होंगे। विद्याध्यवसायी विद्वान का प्रथम लक्षण है। लेकिन एक जो तथ्य है वह किंवदंती के रूप में विद्योत्तमा वृत्तांत भी कालिदास के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यद्यपि यह लोक कथा ही अधिक प्रतीत होती है, क्योंकि केवल अचानक कृपा से इस तरह का विद्वान होना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी लोक कथा है कि कालिदास अत्यंत मूर्ख थे और विद्वानों ने उनका विवाह अति विदुषी किंतु ज्ञान गर्विता विद्योत्तमा नामक राजकुमारी के साथ करा दिया और षड्यंत्र पूर्वक उन्हें राजकुमारी के साथ हुए शास्त्रार्थ में विजयी घोषित करा दिया। राजकुमारी ने जब विवाहोपरांत कालिदास को तिरस्कृत किया तो उन्होंने काली की उपासना की और उपासना से विद्या का वरदान प्राप्त किया। जब वरदान प्राप्त करके वो पुनः अपने घर गए तो विद्योत्तमा ने कहा, अनावृत कपाट द्वारम देहि, जिसे सुनकर पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित बाग विशेषः, वाणी में अब कुछ वैशिष्ट आ गया है ऐसा कहा, अथवा कोई वाणी का विशेषज्ञ आ गया है। इन पत्नी के वाक्यों को सुनकर कालिदास ने अपने 3 ग्रंथों की रचना की। अस्ति से कुमार संभव की, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, कश्चित से कश्चित कांता मेघदूत की और वाग से वागार्था संपृक्त वागार्थ संपृक्तये रघुवंश की। इस प्रकार ये एक लोक कथा है, लेकिन इसमें कोई बहुत प्रामाणिकता नहीं है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि परवर्ती काल में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा पड़ गई। हर कालिदास को
हर राजकवि को कालिदास कहा जाने लगा। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयीकिम। इस प्रकार कालिदास का ये जीवन वृत्त हमें प्राप्त होता है। कालिदास की रचनाओं पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।